वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। चौदह जुलाई 1779 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरत टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्हें एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों पर जबरन प्रवेश कर गए। सड़कों लोगों को एक समूह पेरिस नगर के समूह भाग की ओर चल पड़ा और बस्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस शस्त्र लड़ाई में बस्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बस्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वज को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तक देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरटी की महंगाई कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में यह दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों के ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलेगा। तीसरे पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद आप स्कूल तो खुलने वाले, इसलिए आपके लिए चैप्टर प्रोवाइड कराने बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुक चेंज हो गई है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1474 में बाबू राजवंश का लुआई 15 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एटेंथ से हुआ था। राज्यारोहण के समय अपने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्तिये के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 15 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवे से भी अधिक का कर्ज और चढ़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने वाले थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे खर्च को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बांधे हो गई और यह कदम भी नाफाई था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज समकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग समय सन 1779 से पहले के फ्रांसीसी समाज संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी समाजी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमींदार के माली किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एटेंस के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एटेंस कुलीन वर्ग एवं पदगी
वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समाप्ति विशेष अधिकार भी हासिल थे। वे किसानों से समाप्ति कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर व खेतों का काम करने, सेना सेवाएं देना अथवा सड़कों का निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बंधे थे। चर्च भी किसानों के करों का एक हिस्सा ट्राइद धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में ट्रायल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। नए शब्द लिब्र, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एथेंस क्रांति पूर्वी फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी। पदाति वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइड, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह हर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ट्रायल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। ये थोड़ा मेन है, आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हो इसको। ये देखिए, इस चित्र में भी दिखा रखा है। ये बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सालद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। ये देखिए, क्या भाई चित्र से पूछ लिया जाता है कि इस चित्र का क्या वो है। ये देखिए, अनाज शैतान को जितना दो उनका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1779 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिमाणतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर काम कर कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी हो गई। स्थिति तब तक बेहतर हो जाती जब सूखे या ओकेले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इसे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौर में फ्रांस में काफ़ी आम थे। नए शब्द। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति है जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाज जिसका नाम मालूम नहीं है। ये देखिए, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। इसको आप खुद ही पूरा कीजिए, कॉपी में बनाए अपने। उभरते मध्य वर्ग के विशेष अधिकार के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उप समूह ने उठाई, जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में यह सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासकीय सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उसका माना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना
विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का अधिकार उसकी योग्यता की ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉर्ज लॉक और जियो जाक रूसो जैसे दर्शकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टेनिस्ट ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ते हुए जनता उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का वास्तव रखा। मात्स्येकु ने द लिबर्टी ऑफ द लॉज नमक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मंडल की सरकार बनी। फ्रांस के अधिक राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान में उसे दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिक के विचारों पर काफ़ी हाउस से सैलून की गर्मियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय हुई 15 द्वारा राज्य व खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का व्यतीत आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीतिक में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दंत ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समय को याद रखते हुए 1393 में अपने एक मित्र को लिखा। मैं पेरिस के अफसिय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों को संदेह मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई रक्षक था। चर्च में मुझे सहारा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुझे मुंह मोड़ लिया। व्यवस्था में हमें पढ़ा लिखा तो दिया था लेकिन हमारी प्रतिमा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी पुस्तक के विस्तृत वृत्तांत में लिखा। वृत्ति में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा हटन में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि किस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति में बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होगी और उसने बेहतर वार्तालाप करता जो अपने पीड़ितों की कलह सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? गुलामों से क्या आशय है? क्या इसकी आलोचना कर रहे हैं? सन 1787 में उन्हें किन खतरों का अभ्यास होता है? दोस्तों, प्रश्न है, इसको आप ज़रूर हल करना अपनी नोटबुक में। क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से हुई। सोलह ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एटेंस जनरल एक राजनीतिक संस्था
थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। उसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट ने लुई ने 5 मई 1779 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि उसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पात्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एक मांगों की सूची बनाई गई, जिससे प्रतिनिधि आपके साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस पर भी लुई इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतीत था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कैनेट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी सम्राट का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि साय के इगडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उसका नेतृत्व म्यावो और अब्बे सीए ने किया। अब्बेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह समृद्धि विशेष अधिकार वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली जो वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। अब्बे सीए मुख्तन पद्धति था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शिक्षक से यह अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका मिफलेट लिखी। इस पर नज़र डाल लेते एक बार। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1774 लुई फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1779 स्टेट जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बस्तील पर हमला, देहत में किसानों का विद्रोह। 1751 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने पर सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर कट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन राज्य का पतन, फ्रांस पर रेटरी का शासन। 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार। क्रियाकलाप। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि माध्यम से में एक मेज पर खड़े लेसबेरी अध्यक्ष वैली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेता है। क्या क्या मानते हैं कि उस समय वैली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा। वैली को इस तरह दर्शाने चित्र 5 के पीछे
डेविड का क्या इरादा प्रतीक होगा? ये क्वेश्चन है, सब खुद करना। ये देखिए शपथ, जो भी आपको बताया था। टोनी कोस्ट में शपथ एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखाकृति। ये तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जाने वाली थी। इस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी। पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल भारी मारी गई और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जो जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्साई औरतें की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बस्तिल पर धावा बोलकर उसे नस्ता नाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर डकैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रोश होकर किसानों ने कुलांतरों और बेचलों से ग्राम किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और आगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगा के लुई ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान पर अंकुश होगा। 4 अगस्त 1779 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधों वाली समाप्ति व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। अपराधी वर्ग के लोगों को भी आदेश विशेष अधिकार को छोड़ देने के लिए विमर्श किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्र की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1751 में संविधान का प्रारूप पूरा किया और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक गणतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। ये देखिए, न्यायपालिका न्यायाधीश, वोट, कार्यपालिका सम्राट, मंत्री, नियंत्रण निवेश नियंत्रण, विधायिका नेशनल असेंबली 745 सदस्य, वोट निर्वाचित 50,000 पुरुष, वोट सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30,000 पुरुष, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब आधी से भी कम जनता को वोट देने का अधिकार था जो समृद्ध थे। सन 1751 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक के निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार नहीं था। जो भी आपको बताया था, 25 वर्ष से कम उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक
जिन्हें मत देने का अधिकार का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को सक्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। मतलब जो ज़्यादा पैसे देगा वही इसमें शामिल होगा। गरीबों का कोई हक नहीं था इस पे, इसलिए क्रांति हुई थी। पुरुष एवं नागरिक मताधिकार घोषणा पत्र। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र होते हुए स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक नागरिक संगठन का लक्ष्य आदमी को नैसैनिक एवं हरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। यह अधिकार है स्वतंत्र संपत्ति, सुरक्षा व शोषण के विरुद्ध का अधिकार। संग्रह संप्रभुता का स्रोत राज्य में विहीन है, क्योंकि समूह या व्यक्ति ऐसा अन्य अधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। स्वतंत्रता का हासिल ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए हानिकारक कृत्य या पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्णय में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून संपन्न प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छपने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुलक्षणीय अधिकार है, अंत किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मसले में अग्रिम मुनाफा जरूर दिया जाना चाहिए। ये देखिए चर्च का चित्र है। ये संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसैनिक एवं हरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का ही यह कर्तव्य माना गया है कि प्रत्येक नागरिक के नैसैनिक अधिकारों की रक्षा करें। क्रांतिकारी पत्र जियो प्यो मेला मारा ने अपने अखबार लीमी दा पपल जनता का मित्र नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों को सौंपा दिया गया है। गरीबों को शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। ये इस बात का काटके प्रमाण है कि धनढ़ वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी यह कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, उस दिन ही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लीमी दा पपल से उद्धृत। ये इसने क्रांतिकारी अपने अखबार में लिखा था क्रांतिकारी विद्रोह के लिए। ये देखिए राजनीतिक प्रतीकों के मायने 18वीं में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। ले विये ने अपनी पेंटिंग चित्र 8 में अधिकारों के घोषणा पत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक
प्रतीकों का प्रयोग किया है। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। सोडो का बर्छीदार हुटर, अकेली उड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गंठर को नहीं, एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर आँख, रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदेशी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। राजदंड साई सत्ता का प्रतीक, अपनी पूंछ मुंह में लिया सांप, समा संतनता का प्रतीक, अनूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्राजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनाई जाने वाली टोपी। नीला लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। विधिवत कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर है। डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। ये देखिए बॉक्स 1 में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। लेविनिये के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। चित्र 8 में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या करें। 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों को घोषणा पत्र। स्रोत गए के अनुच्छेद 1(6) में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं? क्या दोनों दस्तावेजों में से एक ही विचार का बोध होता है? 1751 के संविधानिक से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए होते? किन समूहों को किससे असंतोष हो सकता है? मारा ने भविष्य के बारे में कौन से पूर्ण अनुमान स्रोत गए में लगाए थे? फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले पेशा ऑस्ट्रेलिया, हंगरी व स्पेन आदि देशों में पकड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस में ही हो रही घटनाओं की खबरें पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों व पादरियों ने कैसे प्रतिक्रिया दी होगी?